तकरीबन 300 बरस पहले की बात है। कश्मीर में तब राज नारायण कौल नाम के एक पढ़े लिखे शख्स रहा करते थे। उन्होंने तारीखी कश्मीर नाम की एक किताब लिखी थी। राज नारायण कौल संस्कृत के साथ साथ फारसी के भी जाने माने जानकार थे। उनके विद्वता के चर्चे कश्मीर की वादियों और पहाड़ों से गुजरते हुए दिल्ली के मुगल दरबार तक भी पहुँचे। दिल्ली के राज सिंहासन पर उस समय फर्रुखसियार विराजमान था। फर्रुखसियार का कश्मीर आना हुआ बादशाह ने राज नारायण कौल को बुलावा भेजा। मिलने पर बादशाह ने दिल्ली आकर बसने का अनुरोध कर दिया। राज नारायण कौल भला बादशाह की हुक्म कैसे टालते। परिवार सहित वह दिल्ली आ गए। बादशाह ने इस परिवार को एक छोटी सी जागीर देकर दिल्ली में नहर के ठीक किनारे रहने की एक हवेली दे दी। नहर के किनारे रहने की वजह से कौल परिवार की पहचान नहर से नेहरू हो गई। इसी दिल्ली में रहते हुए नेहरू परिवार की पीढ़ियां गुजरती गईं। अगर हम में से कोई इस बात को भूल जाएं तो उनका पहला धर्म और कर्तव्य क्या है, उन्होंने अपने मुल्क के साथ वफादारी नहीं की। और इस बात का पक्का इरादा करना है कि हम ऐसी कमजोरियों को हटाएंगे अपने मुल्क से। 1857 में देश के बड़े हिस्से में गदर हो गया और इस गदर की आग दिल्ली में भड़क उठी। इसी दिल्ली में गंगाधर नेहरू कोतवाल थे। गदर मचा तो वह अपने परिवार के साथ दिल्ली से आगरा आ गए। कहते हैं कि आगरा जाते समय ही कुछ अंग्रेज सिपाहियों ने नेहरू परिवार को घेर लिया था, पर मोतीलाल नेहरू के दोनों भाइयों बंशीधर और नंदलाल की अंग्रेजी शिक्षा और ईस्ट इंडिया कंपनी से पारिवारिक नज़दीकी के कारण परिवार की जान बच गई। इसी आगरा शहर में मोतीलाल का जन्म हुआ। साल था 1861 ईस्वी। मगर मोतीलाल अपने पिता को कभी देख नहीं पाए। पिता मोतीलाल के जन्म से 3 महीने पहले ही गुजर चुके थे। मोतीलाल के बड़े भाई थे बंशीधर नेहरू और नंदलाल नेहरू। परिवार की गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी उन्हीं दोनों के कंधे पर थी। नंदलाल हाई कोर्ट में काम करने लगे। जब वह आगरा से इलाहाबाद चले आए तो परिवार भी उनके साथ यहीं यानी इलाहाबाद चला आया। इलाहाबाद तभी से नेहरू परिवार का शहर हो गया। कुछ ही समय बाद नौजवान मोतीलाल भी अपने बड़े भाई के साथ कानून की प्रैक्टिस करने लगे। पहले कानपुर में और फिर इलाहाबाद कोर्ट में प्रैक्टिस होने लगी। कुछ ही दिनों बाद नंदलाल नेहरू भी इस दुनिया को अलविदा कह गए और परिवार की जिम्मेदारी मोतीलाल के कंधों पर आ गई। इसी बीच मोतीलाल की कानून की प्रैक्टिस चल निकली और चंद सालों में मोतीलाल कामयाबी के रथ पर सवार होकर समृद्धि की मंजिल पाते गए। घर के दुर्दिन खत्म हो गए थे। परिवार में ऐशो आराम की तमाम चीज़ें थी। घर में ही टेनिस कोर्ट था, स्विमिंग पूल थे और नौकरों की एक बड़ी फौज थी। तमाम दौलतें मोतीलाल नेहरू ने अपने दम पर बनाई थी। मोतीलाल नेहरू की पहली पत्नी और एक बेटे की मौत हो गई। उन्होंने दूसरी शादी स्वरूप रानी से की और स्वरूप रानी ने 1889 में जवाहरलाल नेहरू को जन्म दिया। जवाहर चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए थे। विरासत में उन्हें वह सब कुछ मिला था जिन्हें पाने का सपना हर कोई पालता है। जवाहर इतने लाडले थे कि उनके मुंह से जो कुछ भी निकलता उसे हर हाल में पूरा किया जाता। मोतीलाल की जीवन शैली पश्चिमी थी और वह अपने बेटे को किसी उच्च वर्ग के अंग्रेज जेंटलमैन के रूप में देखना चाहते थे।
लेकिन नेहरू के घर में हिंदू रीति रिवाजों और लोक कथाओं का समृद्ध माहौल था। माँ धर्मपरायण थीं। घर का पूरा वातावरण भारतीयता से ओतप्रोत था। वह नियमित रूप से मंदिर जाया करती और गंगा स्नान में उनकी अगाध श्रद्धा थी। नेहरू पर घर के भीतर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था और बाहर पिता की पश्चिमी शैली का असर। लिहाजा जीवन भर जवाहरलाल के व्यक्तित्व में इन दोनों संस्कृतियों का संगम गहराई तक समाया रहा। शुरुआती तालीम एक अंग्रेज ट्यूटर से हुई। 15 साल की उम्र में उन्हें हैरो भेज दिया गया। पढ़ाई में अपनी होशियारी से हैरो के टीचर को प्रभावित करते रहे। अपनी अंग्रेजी की नफासत से अंग्रेज़ों पर असर छोड़ते रहे। हैरो उनके लिए एक सिमटी हुई दुनिया थी, इसलिए 2 साल बाद यहाँ से निकलकर कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज चले गए। यहाँ भी उन्होंने अपनी शख्सियत की अमिट छाप छोड़ी। मोतीलाल नेहरू ने भले ही अपने होनहार बेटे जवाहरलाल को तमाम ज़रूरी सुविधाएं दे रखी थीं, लेकिन उन्हें यह मंजूर नहीं था कि जवाहरलाल बेकार का खर्च करें। वह खर्च कायदे के पाबंद थे। यह बात जवाहरलाल नेहरू को 1912 में लिखी मोतीलाल नेहरू की एक चिट्ठी से पता चलती है। अपने बेटे के बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पर ऐतराज़ जताते हुए मोतीलाल नेहरू ने लिखा है, मैं चाहे पैसे खर्च करने की बात पर ऐतराज़ न जताऊं, मगर मुझे अनर्गल खर्च पसंद नहीं। आपने जिस तरह से 40 पाउंड एक झटके में खर्च कर दिया है, वह मेरे हिसाब से तारीफ की बात नहीं है। उन्होंने खींचते हुए इस चिट्ठी में जवाहरलाल से पिछले 6 महीनों के दौरान हुए खर्च का लेखा जोखा मांग लिया था। पिता की चिट्ठी के जवाब में बेटे ने जो चिट्ठी लिखी थी, उससे जाहिर होता है कि जवाहरलाल नेहरू कितनी दूर की सोचते थे। उन्होंने लिखा, मुझे लगता है अगर आप मुझसे मेरे खर्च का ब्यौरा मांगेंगे तो आप मुझ पर पूरी तरह भरोसा करना बंद कर देंगे। अगर ऐसा है तो आप यह भी सोच सकते हैं कि मैं उस तरह का हिसाब किताब बना सकता हूँ जिससे आपको धोखा दे सकूँ। या तो आप मुझ पर भरोसा करें या फिर न करें। अगर आप मुझ पर वाकई भरोसा करते हैं तो बेशक किसी लेखे जोखे की फिर कोई ज़रूरत ही नहीं। यदि आप भरोसा नहीं करते हैं तो मैं आपको जो लेखा जोखा भेजूंगा उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। अपने बेटे के इस जवाब से मोतीलाल बेहद प्रभावित हुए। जवाहरलाल का अपने पिता को दिए जवाब से उनके चरित्र की गहराई और उनकी अपार सत्यनिष्ठा की झलक मिलती है। यही वह शख्सियत थी जो जीवन भर उनके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा बनी रही। जवाहरलाल ने इंग्लैंड में 7 साल गुजारे और 1912 में भारत लौट आए। उन्होंने यहाँ आकर अपने पिता के पेशे यानी कानूनी पेशे में दाखिल हो गए। हाई कोर्ट में अपने प्रैक्टिस शुरू कर दी, लेकिन इस पेशे से कहीं ज़्यादा उन्हें भारत के हालात अपनी ओर खींचते रहे। यही वजह है कि दिसंबर 1912 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सत्र में उन्होंने भाग लिया, लेकिन उनका मन खिन्न हो गया। उन्हें लगा कि कांग्रेस अंग्रेजी जानने वाले उच्च वर्ग का प्लेटफॉर्म है, जहां करीने से कोट पतलून पहनने वाले लोग जमा होते हैं। दरअसल यह नौजवान नेहरू के दिलो दिमाग में चल रही राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति की झलक देती है। कांग्रेस को लेकर नेहरू की धारणा जल्द ही एक ऐसे शख्स के आगमन के साथ बदल जाने वाली थी जिसने कांग्रेस के भीतर एक बड़ी उथल पुथल ले आया और आज़ादी की लड़ाई को भारत की जनता तक पहुंचा दिया। नेहरू लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट के होम रूल लीग में शामिल हो गए। यही वह समय था जब नेहरू ने महसूस कर लिया कि जब तक हिंदू मुस्लिम के सवाल का कोई हल नहीं मिल जाता तब तक कुछ भी असरदार नहीं हो सकता। पहला विश्व युद्ध छिड़ चुका था। उसी बीच 9 जनवरी 1915 को उस समय के बॉम्बे और आज के मुंबई में अपोलो बंदरगाह के एस अरब के डॉक पर एक बड़ी भीड़ किसी का इंतज़ार कर रही थी। उस जहाज़ पर महात्मा गांधी
अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ थे। गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट रहे थे, मगर नेहरू की महात्मा से पहली मुलाकात उनके भारत आने के एक साल बाद यानी दिसंबर 1916 में लखनऊ कांग्रेस के दौरान हो पाई। दोनों नेताओं के बीच जल्द ही ऐसा रिश्ता बनने वाला था, एक के बारे में बात किए बिना दूसरे के बारे में बात करना नामुमकिन हो गया। इसी बीच 1916 की बसंत पंचमी का दिन आया। इसी दिन माता पिता की पसंद की लड़की कमला कौल से जवाहरलाल की शादी हो गई। कमला कौल एक पारंपरिक कश्मीरी पंडित परिवार से थीं और उनकी पृष्ठभूमि नेहरू से एकदम जुदा थी। इतना जुदा कि शादी से पहले और सगाई के बाद कमला कौल को इलाहाबाद ले आया गया और उन्हें पश्चिमी तौर तरीकों से प्रशिक्षित करने के लिए एक अंग्रेज ट्रेनर रख दिया गया। 19 नवंबर 1917 जवाहरलाल और कमला एक बच्ची इंदिरा के माता पिता बन गए। उसी साल की शुरुआत में महात्मा गांधी ने भारत लौटने के बाद अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। चंपारण के काश्तकार किसानों के लिए एक असरदार जीत हासिल कर ली थी। चंपारण में गांधी जी की उस जीत ने बाकियों की तरह नेहरू को भी जोश से भर दिया था। जवाहरलाल को गांधी की शक्ति और अगुवाई में वो खासियत दिखाई दी थी जिनकी उन्हें अपने माता पिता सहित भारतीय नेताओं में पूरी तरह कमी दिख रही थी। जवाहरलाल और मोतीलाल दोनों ही पिता पुत्र गांधी जी की ताकत और विश्वास, उनके साहस और उनकी संपूर्ण ईमानदारी और बदले की भावना की कमी, उनकी अकूत ऊर्जा और उनके विचार और आचरण के बीच स्पष्ट सामंजस्य से मोहित थे। पहले विश्व युद्ध का अंत हो चुका था। भारतीयों को कुछ बड़े संवैधानिक बदलावों की उम्मीद थी। लोगों को लग रहा था कि स्वशासन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया जाएगा, लेकिन अंग्रेजों ने इस उम्मीद के बदले एक सख्त कानून बना दिया। उस कानून के मुताबिक अधिकारियों को जरूरी जांच के बिना किए ही किसी को भी गिरफ्तार करने और मुकदमा चलाने की व्यापक शक्तियां दे दी गई। उस कानून को रॉलेट एक्ट कहा गया। फरवरी 1919 में यह कानून बन गया। गांधी बीमार थे। उन्होंने वायसराय से अनुरोध किया कि वह रॉलेट बिल पर अपनी सहमति से इनकार कर दें। वायसराय ने गांधी के अनुरोध को नामंजूर कर दिया। ऐसे में गांधी ने उस कानून का विरोध करने के लिए मार्च 1919 में अपने पहले अखिल भारतीय आंदोलन की कमान संभाल ली। जवाहरलाल इसे लेकर जोश में थे और आंदोलन में शामिल होने के लिए बेताब थे, लेकिन मोतीलाल ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि मोतीलाल नेहरू को गांधी के सत्याग्रह को लेकर अब भी आशंका थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी ने 6 अप्रैल को सत्याग्रह दिवस यानी कि हड़ताल के दिन का ऐलान कर दिया। उनके आह्वान पर भारत के बड़े बड़े शहरों में लोग नारों के साथ सड़कों पर उतर आए। एक हफ्ते बाद यानी 13 अप्रैल को पूरे पंजाब में खलबली मच गई। मार्शल लॉ के तहत सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। विरोध में बड़ी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में जमा हो गए। अमृतसर के कार्यवाहक सैन्य कमांडर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर ने 1/9 गोरखा राइफल्स की टुकड़ियों की कमान संभालते हुए निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। गोलियों की बरसात में सैकड़ों लोग मार डाले गए। जालियांवाला बाग का वह नरसंहार ने जवाहरलाल के रगों में हलचल मचा दी। उस नरसंहार ने मोतीलाल की पूरी कानूनी और संवैधानिक मान्यताओं को भी हिलाकर रख दिया। वह भी आखिरकार गांधी जी के साथ हो लिए। यह ऐतिहासिक घटना जवाहरलाल नेहरू के लिए एक अहम मोड़ साबित हुई। उनका जीवन अब से पूरी तरह राष्ट्रीय आंदोलन के लिए समर्पित था। जुलाई 1920 में जवाहरलाल इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष चुन लिए गए। इसी बीच गांधी जी ने खिलाफत का मुद्दा उठा दिया। भारतीय मुसलमानों की ओर से शुरू किया गया वह एक ऐसा आंदोलन था जो ब्रिटिश सरकार पर तुर्क खलीफा को बहाल करने के लिए
दबाव डालने के लिए शुरू किया गया था, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद खिलाफत को भंग कर दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने भी इस आंदोलन में भागीदारी की। 1920 का यही वह साल था जब से उनकी जिंदगी निजी नहीं रह गई। नेहरू इस हद तक सार्वजनिक हो गए कि वह अपनी बीमार पत्नी कमला नेहरू को भी पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे थे। यहाँ यह बताना जरूरी है कि कमला नेहरू की सेहत इंदिरा के जन्म के बाद से ही खराब चल रही थी। जवाहरलाल नेहरू गांधीवाद में इस कदर डूब गए थे कि मोतीलाल ने एक बार कहा था, यह एक ऐसा वक्त है जब जवाहर को अपनी जिंदगी का आनंद लेना चाहिए, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया है और संत बन गया है। उनकी निजी जिंदगी इस हद तक सार्वजनिक बन गई थी कि उसकी एक मिसाल 1920 की उनकी मसूरी यात्रा के दौरान घटी घटना से मिलती है। माँ और पत्नी दोनों की तबीयत खराब थी। इलाज के सिलसिले में वो तीनों मसूरी गए थे। जिस होटल में नेहरू ठहरे हुए थे, उसी होटल में वह अफगान प्रतिनिधि मंडल ठहरा हुआ था, जो कि 1919 के युद्ध के बाद अंग्रेजों के साथ शांति वार्ता कर रहा था। एक शाम पुलिस इंस्पेक्टर जवाहरलाल से मिलने आए और उन्हें एक सरकारी चिट्ठी दिखाई। चिट्ठी में उनसे एक वचन पत्र मांगा गया था कि वह अफगान प्रतिनिधि मंडल के साथ कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं करेंगे। हालांकि जवाहरलाल की उस मसूरी यात्रा का मकसद पूरी तरह से निजी था और प्रतिनिधि मंडल से मिलने का उनका कोई इरादा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने इससे सीधे सीधे इनकार कर दिया। इनकार के बाद उन्हें देहरादून जिले को छोड़ने की मांग करते हुए एक फरमान थमा दिया गया। इसका मतलब था अपनी बीमार पत्नी और माँ और छोटी इंदिरा के बिना किसी देखभाल या निगरानी के छोड़कर चल देना। उन्होंने ऐसा ही किया और मसूरी छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी मां की तबीयत खराब होने की सूचना मिली, जवाहरलाल ने अपने पिता के साथ उस फरमान की अवहेलना करते हुए मसूरी के लिए रवानगी के बारे में फैसला कर लिया। तभी उन्हें यह खबर मिली कि उस फरमान को रद्द कर दिया गया है। जब वह मसूरी पहुंचे तो जवाहरलाल नेहरू को पता चला कि अफगान प्रतिनिधि मंडल के सदस्य उनके परिवार के साथ वहां मौजूद थे। उन्हें इस घटना के बारे में अखबार के जरिए पता चला और वे नेहरू परिवार को फल फूल भेज रहे थे। इस घटना के 3 साल बाद 1923 में इसी तरह की एक और घटना पंजाब के नाभा राज्य में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने सरकार की ओर से मांगे गए एक हलफनामे पर दस्तखत करने के बजाय जेल में रहना पसंद किया था। नेहरू यहाँ गुरुद्वारों के नियंत्रण और संचालन में मौलिक सुधार की मांग करते हुए अकाली आंदोलन में शरीक होने आए थे। नेहरू और उनके 2 सहयोगियों को 18 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में सजा को निलंबित कर दिया गया क्योंकि सरकार को लगा कि ऐसा करने से अकालियों और कांग्रेस नेताओं के बीच की समझ कमजोर पड़ जाएगी। इन वर्षों में जवाहरलाल नेहरू पूरे यूपी के किसान आंदोलनों में भी शामिल होते रहे और दूर दराज के इलाकों का सफर भी करते रहे। कई मायनों में नेहरू की देश को समझने के स्तर पर एक अनूठा तजुर्बा था। इस तजुर्बे ने भारत को देखने का एक ज़रूरी नज़रिया दिया, उन्हें गरीबी को नज़दीक से समझने में एक अंतर्दृष्टि दी और उन्हें समाजवाद को लेकर प्रतिबद्धता को एक भावनात्मक आधार भी दिया। गांव-गांव में नेहरू के इन सफ़र ने उनके शर्मीलेपन और संकोच को कम कर दिया और लोगों के भीड़ के सामने उनके बोलने के मानसिक अवरोध को भी दूर कर दिया। गांधी जी ने 1921 में असहयोग आंदोलन चलाया और जवाहरलाल नेहरू उसमें पूरी तरह रम गए। वह खुश थे कि वह एक मकसद के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और इस आंदोलन में पूरी तरह लीन हो गए। 5 दिसंबर 1921 जवाहरलाल को पहली बार कैद में लिया गया। इस कैद के बाद तो जेल उनके जीवन का एक अटूट हिस्सा ही बन गई। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरा चौरी में आंदोलन में
भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह पर पुलिस ने गोलियां बरसा दी। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने एक पूरे पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और आग के हवाले कर दिया। इसमें उसके सभी लोग मारे गए। इस घटना में 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना का नतीजा यह हुआ कि गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। जवाहरलाल उस समय भी जेल में थे। गांधी जी के आंदोलन वापस लेने के फैसले से वह दंग रह गए थे, लेकिन अपनी गंभीर आपत्तियों के बावजूद जवाहरलाल गांधी जी के उस फैसले पर भरोसा करने के लिए तब भी तैयार थे। इस घटना के तुरंत बाद जवाहरलाल जेल से तब रिहा कर दिए गए जब यह पता चला कि प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा के दौरान उनकी कार्रवाई को लेकर उन पर लगा आरोप गलत था। उनके सामने कुछ समय के लिए राजनीतिक शून्यता उभर आई, लेकिन जल्द ही एक नया रास्ता भी खुला। उन्होंने इलाहाबाद नगर पालिका के प्रमुख के रूप में नगर पालिका का काम संभाल लिया। हालांकि वो स्कूलों, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति सुधार करने में सफल रहे, लेकिन नगर निगम का काम जवाहरलाल की कल्पना के अनुकूल नहीं था। दूसरी तरफ कमला नेहरू की सेहत ठीक नहीं थी। मार्च 1926 में जवाहरलाल अपनी बीमार पत्नी के बेहतर इलाज के लिए कमला और इंदिरा के साथ यूरोप के लिए रवाना हो गए। जवाहरलाल 1 दशक से ज़्यादा समय बाद यूरोप से लौट आए। उन्होंने पाया कि यह महाद्वीप बहुत बदल गया था। उनकी यूरोपीय सफ़र ने उन्हें यूरोप में सामने आने वाले नए विचारों और घटनाओं से अवगत करा दिया था। इन विचारों से भारत और उसके स्वतंत्रता संग्राम को लेकर उनके विचारों को बनाने में उनकी भरपूर मदद की थी। फरवरी 1927 में उन्होंने ब्रुसेल्स में होने वाली औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया। इस सम्मेलन ने जवाहरलाल को समाजवादी और मार्क्सवादी विचारों से सहमत कर दिया। 1927 के आखिर में जब वो भारत लौटे तो जवाहरलाल की राजनीतिक और वैचारिक ढांचा गांधी जी से अलग था। हालांकि तब भी वह हमेशा गांधी जी के प्रति समर्पित ही रहे, लेकिन इसके बाद वह बिना किसी सवाल और आलोचना के उनकी विचारधारा को पूरी तरह से कबूल नहीं करते। जवाहरलाल के आमूल चूल बदलाव की ओर हुई जबरदस्त दिलचस्पी से गांधी जी थोड़े परेशान हो गए। जवाहरलाल ने कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में भारतीयों के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को घोषित करने वाले एक संकल्प का भी आह्वान किया। पार्टी का आधिकारिक मार्ग अब तक स्वराज था, लेकिन इसे परिभाषित नहीं किया जा सका था और गांधी जी अब तक पूर्ण स्वतंत्रता के ऐलान के विरोध में थे, क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस को इस स्तर पर खुद को अभी प्रतिबद्ध नहीं करना चाहिए। अगले 2 साल इसी पूर्ण स्वतंत्रता बनाम स्वराज की स्थिति पर बहस होती रही। नवंबर 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन होने शुरू हो गए। जवाहरलाल लखनऊ में हुए प्रदर्शनों का हिस्सा थे। इस दौरान उन पर पुलिस की लाठियां 2 बार बरसीं। नेहरू के साथ ऐसा पहली बार हुआ था। उसी बरस भारत के एक ऐसे संविधान के तलाश में था जो सभी को स्वीकार्य हो। मोतीलाल ने नेहरू रिपोर्ट का एक मसौदा तैयार किया और पेश कर दिया। इसे मुस्लिम लीग को छोड़कर सर्वदलीय सम्मेलन में मंजूर कर लिया गया। उस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस का आह्वान किया गया था। मोतीलाल और गांधी जी सहित कांग्रेस के एक खास समूह ने उसका समर्थन किया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और पार्टी के अन्य युवा तुर्क नेताओं ने पूर्ण स्वतंत्रता की इस मांग का समर्थन किया। हालांकि उन्होंने रिपोर्ट को मंजूरी देते हुए एक बयान जारी तो कर दिया, लेकिन डोमिनियन स्टेटस की प्रतिबद्धता से खुद को अलग कर लिया। बाकी युवा तुर्क के साथ सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग बना लिया। जवाहरलाल इसके सचिव थे। लीग कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह भर था। इसका इकलौता मकसद पार्टी को
पूर्ण स्वतंत्रता के अपने तत्काल और बुनियादी मकसद के तौर पर मंजूर करने के लिए राजी करना था। 1929 के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को अपना लिया। लीग का मकसद पूरा हो चुका था और फिर लीग का वजूद इसी के साथ खत्म हो गया। डोमिनियन स्टेटस के सवाल पर पार्टी के ओल्ड गार्ड और युवा विद्रोहियों के बीच विभाजन था। लिहाजा गांधी जी ने 1929 में जवाहरलाल को लाहौर कांग्रेस के बतौर अध्यक्ष नियुक्त किया। नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज संकल्प पास हो गया। 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई। यह एक ऐसा दिन था जिसे कांग्रेस ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया। मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक पर लगने वाले टैक्स के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। दांडी तक अपना मशहूर मार्च निकाला। इस सविनय अवज्ञा के लिए जवाहरलाल नेहरू ने यूपी में पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार किया। वह इलाहाबाद और यूपी के बाकी हिस्सों में नमक बेच रहे थे। वहीं रायबरेली में किसानों को लगान नहीं चुकाने के लिए तैयार कर रहे थे। अप्रैल 1930 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीनों के लिए नैनी जेल में कैद कर दिया गया। गिरफ्तारी के तकरीबन 1 महीने बाद मोतीलाल भी उसी जेल में कैद कर लिए गए। उनकी बूढ़ी काया और जेल के जीवन की परेशानियों के चलते उनकी सेहत लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार सितंबर 1930 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। मोतीलाल नेहरू आखिरी सांस गिन रहे थे। 26 जनवरी 1931 को जवाहरलाल को उनके पिता की हालत देखकर रिहा कर दिया गया। रिहा किए जाने के 10 दिन बाद ही 6 फरवरी को मोतीलाल की मृत्यु हो गई। इसी बीच एक और गोल मेज सम्मेलन बुला लिया गया। फरवरी मार्च 1931 में कई दिनों तक वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ लंबी चर्चा के बाद गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। जवाहरलाल की निराशा के बीच गांधी जी लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत हुए। जवाहरलाल ने कई शब्दों में गांधी जी से अपनी असहमति जता दी, लेकिन महात्मा ने धमकी दे डाली कि अगर कांग्रेस ने उनकी सहमति को नामंजूर कर दिया तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मार्च 1931 में क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी के साये में कांग्रेस की बैठक हुई। गांधी इरविन समझौते पर चर्चा के दौरान वायसराय ने उनकी मौत की सजा को कम करने के गांधी के अनुरोध को ठुकरा दिया था। इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे। कराची में जवाहरलाल नेहरू का प्रमुख योगदान कांग्रेस के लिए एक न्यूनतम कार्यक्रम का बनाया जाना था। इसमें भारतीयों को अभिव्यक्ति और सभा की स्वतंत्रता, कानून के सामने बराबरी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और धर्मनिरपेक्ष राज्य की गारंटी के साथ कई सामाजिक और आर्थिक अधिकार की बात की गई थी। यही संकल्प 2 दशक बाद स्वतंत्र भारत के संविधान के केंद्र बिंदु बन गए। जवाहरलाल गांधी के साथ मुंबई गए और गांधी जी सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन के लिए रवाना हो गए। उन्हें नहीं पता था कि अगले 2 साल तक वे दोनों एक दूसरे से मिल देख पाएंगे। दिसंबर 1931 जवाहरलाल ने खुद को फिर से जेल में पाया। उन्हें अगस्त 1933 तक नैनी जेल में रहना था, लेकिन अगस्त 1933 में समय से पहले ही उन्हें रिहा कर दिया गया, क्योंकि खबर मिली थी कि उनकी मां की हालत गंभीर है। कुछ दिनों तक लखनऊ में अपनी मां के साथ रहने के बाद जवाहरलाल गांधी जी से मिलने पूना चले गए। वे कमला के साथ कलकत्ता भी चले गए, लेकिन जल्द ही बिहार में भूकंप पीड़ितों के लिए राहत कार्य में जुट गए। 12 फरवरी 1934 को फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और राजद्रोह के मुकदमे का सामना करने के लिए कलकत्ता की अलीपुर जेल ले जाया गया। उन्हें फिर से 2 साल की सजा सुनाई गई। मई में उन्हें कलकत्ता की जलवायु में स्वास्थ्य खराब होने के कारण
देहरादून जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। वह सविनय अवज्ञा को निलंबित करने के गांधी के फैसले से बहुत व्यथित थे। उसी साल बाद में चलकर कमला की हालत अचानक बिगड़ गई, इसलिए जवाहरलाल को पहले अल्मोड़ा जेल ले जाया गया और बाद में उनके साथ रहने के लिए 11 दिनों के पैरोल पर रिहा कर दिया गया। लगातार चल रहे इलाज का कोई फायदा नहीं होता देख नेहरू को यकीन हो गया कि यूरोप में बेहतर इलाज की जरूरत है। नेहरू पहले से ही वित्तीय संकट में थे। बिड़ला परिवार मदद को सामने आए, मगर नेहरू ने मदद के उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कमला की यूरोप यात्रा का इंतजाम करने के बाद वह फिर जेल लौट आए। कमला की बर्लिन में सर्जरी हुई, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। सितंबर 1935 में जवाहरलाल को रिहा कर दिया गया और उन्हें कमला के साथ रहने के लिए यूरोप के सफ़र की इजाज़त दे दी गई। मगर कमला अपनी मौत की जंग 28 फरवरी 1936 को लुसाने में हार गई। जवाहरलाल नेहरू बिखर गए। वह सदमे की ऐसे हालत में थे कि कमला नेहरू की तस्वीर और उनकी राख का एक छोटा हिस्सा हमेशा अपने पास रखा करते, चाहे वह घर पे हों या फिर जेल में। जब उनकी आत्मकथा बाद में प्रकाशित हुई तो उन्होंने इस किताब को कमला नेहरू को ही समर्पित किया। तकरीबन उसी दरमियान जवाहरलाल नेहरू को खबर मिली कि वह भारी बहुमत से फिर कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। गांधी जी ने उन्हें लिखा, यह उनके लिए कांग्रेस के जहाज की कमान संभालने का वक्त है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की नाकामी के बाद कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा था और उसे फिर से जीवंत करने की जिम्मेदारी नेहरू के कंधों पर थी। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के पारित होने से देश की राजनीतिक हालात भी बदल गए थे।